So we'll go ahead with next question. If an insulated non-conducting sphere of radius r has a charge density rho, हमारे पास एक insulated, ये important word है, एक insulated non-conducting sphere है of radius r और उस पर जो charge density है that is rho, तो charge density is rho. The electric field at a distance r from the center of sphere where small r is less than capital R will be. तो idea is this, if you remember Gauss law अगर आपको याद होगा, हमारे पास अगर एक कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग है और उसके सरफेस पे अगर चार्ज है, तो अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनीवेयर इज जीरो. लेकिन उस केस में जो स्फीयर है वो कंडक्टिंग होता है, उस केस में इंसुलेशन नहीं होता है. तो यहाँ पे ऐसा है कि हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और इंसुलेटेड है. इंसुलेटेड का मतलब होता है कि इसको हमने एक इंसुलेटिंग मटेरियल से कोट कर दिया. इंसुलेशन मतलब कंडक्शन नहीं होगा वहाँ पे. इन सच केसेस, ऐसे केसेस में एनीवेयर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करना है एट ए डिस्टेंस r, तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है दैट यू शुड नो. पर वो फॉर्मूला सिर्फ आप इस केस में यूज कर सकते हो. इंसुलेटेड नॉन कंडक्टिंग बोला होगा तो यूज कर सकते हो. दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. ओके, कैपिटल Q वेयर Q इज द चार्ज, स्मॉल r वेयर स्मॉल r इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, अपॉन r क्यूब, कैपिटल R क्यूब वेयर कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर. इसमें कंफ्यूज मत करना. Small r is the distance at which you are measuring electric field and capital R is the radius of that sphere. तो ये standard formula है, but remember this is strictly for insulated non-conducting sphere. अगर conducting sphere बोला होता तो electric field inside is zero, वो हमको गॉस लॉ से ही पता है. but अगर ये insulated non-conducting बोला है तो this is the formula that you are supposed to use. तो हमको electric field find करना है. and if you see जो ऑप्शंस है आपके पास, दे आर इन टर्म्स ऑफ रो, और रो क्या है? डेंसिटी. व्हाट इज डेंसिटी? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो पहले वॉल्यूम एडजस्ट कर लो. व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर? वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब. तो इफ यू सी यहाँ पे 4 पाई और आर क्यूब है, क्या नहीं है? बाई 3 नहीं है. तो एक काम करेंगे, 4 पाई आर क्यूब लिख लिया, साथ में एप्सिलॉन जो था वो लिख लिया, डिवाइड कर लिया 3 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया 3 से, हो गया एडजस्ट, ये हो गया Q, ये हो गया R. तो ये आपका बन गया वॉल्यूम. दिस इज वॉल्यूम. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू QR अपॉन वॉल्यूम इंटू 3 एप्सिलॉन 0. राइट. इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखना है आपको. डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या होता है अभी तुमने बताया? चार्ज अपॉन वॉल्यूम. तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम हो गया डेंसिटी रो R बाई 3 एप्सिलॉन 0. रो R by 3 एप्सिलॉन 0 कहाँ दिख रहा है? रो R by 3 एप्सिलॉन 0. ऑप्शन नंबर C. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर C. नेक्स्ट क्वेश्चन. थ्योरी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है. द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इज. तो व्हाट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ऐसा आपको पूछा है. तो ऑप्शन ए, दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज. ये करेक्ट है कि गलत है? राइट. तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता. दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. राइट. यस. तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि आपको पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट. They have the same form for a positive charge and a sphere. Yes, for a positive point charge, they have the same form for a point charge. अगर मेरे पास एक positive point charge है, what is the direction of electric field line for a positive point charge? Directed away, radially outwards. और अगर मेरे पास एक sphere है, वो भी positively charged है, तो what is the direction? Radially outwards. So they have the same form, right? They have physical existence? No, they are imaginary. तो दे डू नॉट एग्जिस्ट, वो सिर्फ इमेजिनरी लाइन्स होते हैं. तो ऑप्शन नंबर डी इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. अगला क्वेश्चन. एन इन्फिनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 7.128 × 10⁸ Newton per coulomb
तो हमारे पास एक इन्फिनाइट लाइन चार्ज है। जैसे ही इन्फिनाइट लाइन चार्ज ये वर्ड आपने देखा, मतलब इफ यू रीड दिस थ्री वर्ड्स हियर, you should immediately recall what is the formula of electric field due to infinite line charge। कल बताया था मैंने। yes right, 2 k lambda by r 1/4 pi epsilon 0। so electric field for a line charge is 1/4 pi epsilon 0 2 lambda by r। okay, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है, आपको डिस्टेंस बताया है 2 सेंटीमीटर, आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछा है, मतलब देयर आस्किंग यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। सिंपल, ई का वैल्यू डाल दो, व्हाट इज ई वैल्यू 7.182 into 10 raised to 8, और ये होता है 9 into 10 raised to 9, 2 into लैम्डा अपॉन डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर इज 2 into 10 raised to -2 सेंटीमीटर था ना, यस। तो इसको सिर्फ सॉल्व कर लो, सिंपल, ये 2 और ये 2 हो गया कैंसिल, ये 10 raised to 8 और 10 raised to 9, करेक्ट, और ये ऊपर 10 है, नीचे आके 10 raised to -1 हो जाएगा, तो 10 raised to -3 वो यहाँ आ जाएगा, तो यू विल हैव 7.182 into 10 raised to -3 divided by 9 which is equal to lambda, करेक्ट, बराबर, दिस इज व्हाट यू विल गेट। इसको सॉल्व करो, बाय द वे सॉल्व भी क्या करना है, 7/9 अप्रोक्सीमेशन पता होगा, 7/9 अप्रोक्सीमेटली नहीं पता आपको, दिख रहा है 0.7978 ऐसा कुछ आता है वो, तो इसको सॉल्व करना ही नहीं है आपको। सो दिस इज 0.7 into 10 raised to -3 which is 7 into 10 raised to -4, तो 7 into 10 raised to -4 कहाँ दिख रहा है, देख लो, 10 raised to -4, अरे 2-3 जगह पे आ गया, चारों जगह पे आ गया, तो सॉल्व करो फिर, यू हैव टू सॉल्व दिस एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली सॉल्व करना पड़ेगा आपको ये, यू हैव टू बी एग्जैक्ट इन दिस केस। बताओ क्या आएगा, और आई कैन यूज कैलकुलेटर फॉर द टाइम बीइंग, बाकी आप एग्जैक्ट कर लेना उसको सॉल्व। 7.182 डिवाइडेड बाई 9 0.798, तो आंसर आएगा आपका 7.98 इंटू 10 raised to -4, 7.98 इंटू 10 raised to -4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है दिस इज बेसिकली फॉर नीट जेडब्ल्यू में, इसको एक्सपेक्ट मत करना। द फिगर बिलो शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू 2 पॉजिटिव चार्जेस, तो यू हैव बोथ पॉजिटिव चार्जेस, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आपको फिगर दिया हुआ है। द मैग्नीट्यूड्स ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज EA, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज EB, एंड सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज EC, राइट, रिस्पेक्टिवली आर रिलेटेड एज। तो ए, बी और सी, इन 3 पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या आएगा, इसके लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट होता है। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के सारे प्रॉपर्टीज बताए थे, उसमें से एक प्रॉपर्टी ऐसा था कि अगर आपके पास एक एरिया है, वो एरिया आप अलग अलग जगह पर रख के देखते हो, और उस गिवन एरिया में से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया में से नॉर्मली पास होते हैं, दैट गिव्स यू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्रॉपर्टी था, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया एट दैट पॉइंट। तो एज यू सी, in case of A there are more lines passing through that given area, in case of B there are less lines passing through that given area, and in case of C यहाँ तो लाइंस पास ही नहीं हो रहे। अगर मैं एरिया बढ़ा लूँगा तो फिर थोड़े से लाइंस पास होंगे, तो व्हाट डू यू थिंक सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, ए पे, उसके बाद तो ऑप्शन क्या आएगा ना, ऑप्शन ए खत्म, EA इज ग्रेटर देन EB इज ग्रेटर देन EC। Next question. Under the action of a given coulombic force, the acceleration of electron is 2.5 into 10 raised to 22 meter per second square. Then the magnitude of acceleration of a proton under the action of same force is nearly. तो आपको इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया है, आपको प्रोटॉन के एक्सेलरेशन का वैल्यू पूछा है अंडर द एक्शन ऑफ सेम फोर्स। सॉल्व करो।
तो ये जो क्वेश्चन है ना, दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड यस्टरडे इटसेल्फ अंडर द एक्शन ऑफ सेम फोर्स बोला है, मतलब फोर्स इज कांस्टेंट। तो यहाँ ध्यान दो, नॉर्मली फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, बट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज QE, राइट। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा MA इक्वल टू QE, ऐसा भी कर सकते हो। तो A इक्वल टू QE बाय M। चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो Q कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो E भी कांस्टेंट हो गया। तो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। हमको एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है और प्रोटॉन पूछा है, तो दे आर आस्किंग व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। तो एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इनटू AE। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रफली होता है 9 × 10⁻³ और प्रोटॉन का होता है 1.67 पक्का। तो 1.600 kg ऑफ कोर्स। और AE की वैल्यू आपको दी हुई है, क्या है 2.5 × 10⁻²2। तो 2.5 × 10⁻²2। सबसे पहले गेट रिड ऑफ पावर्स ऑफ 10, ऊपर 10⁻³ है, नीचे 27 है माइनस के साथ, तो -4 बचा, 22 में से 4 गए तो 18 हो गया, तो 10⁻18 आ गया, राइट। देन 9 × 2.5 अपॉन 1.6, हाउ मच इज दैट अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि तुमको आंसर तो मिले, वैसे तो करना ही नहीं है, हो गया ना, क्योंकि 10⁻18 के आसपास का एक ही पावर दिख रहा है तुमको, फिर भी करना है। तो 9 2s is 18 and 9 halves is 4.5, 18 and 4.5 is 22.5, 22.5 upon 1.6 is 15 बेसिकली। तो ये आ जाएगा आपका 1.5 × 10⁻19, तो 1.5 × 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन, सिंपल कैलकुलेशन था। Quick. So you should start directly from here। ये भी हमने कल ही कर लिया था, तो उसके आगे सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, an electron initially at rest मतलब initial velocity is 0, falls a distance of 1.5 centimeter, तो it is falling a distance of 1.5 centimeter, मतलब s की वैल्यू दी है आपको, in a uniform electric field of magnitude 2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे दिया आपको। the time taken by the electron to fall this distance is, तो इतना डिस्टेंस मतलब 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम कितना लगा है, ऐसा आपसे पूछा है। तो फिजिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त रिमेंबर क्या दिया है, क्या पूछा है, इसको कनेक्ट करो। रेस्ट पे था तो u पता है 0, उसके बाद आपको डिस्टेंस दिया हुआ है s सम वैल्यू, उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E और आपसे पूछा है t। क्या करेंगे, s इक्वल टू, करेक्ट है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। तो यू स्टार्ट विद s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², उसमें u 0 है तो s इक्वल टू हाफ AT², तो यहाँ से आ जाएगा t² इक्वल टू 2s/a, मतलब t इक्वल टू √2s/a। और एक्सेलरेशन तो हमने अभी देखा क्या होता है QE/m, तो एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ, उसके वैल्यू वहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, you'll get time। कौन सा पार्टिकल था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 16 × 10⁻20, मतलब 1.6 × 10⁻19। E की वैल्यू कितने दी हुई है आपको 2 × 10⁻⁴ अपॉन मास, व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
9 into 10 raised to minus 31. Just solve this. इसको solve कर लो. 20 and 4 minus 20 and 4 is minus 16. minus 16 और नीचे minus 31. तो कितना हो गया? minus 15. ऊपर आगे क्या हो गया? plus 15. तो a equal to 32 by 9. 32 by 9 into 10 raised to कितना आ गया? 15. ये आ गया एक्सेलेरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में. So therefore t equal to t मिल जाएगा आपको अंडर रूट ऑफ 2s बाई a. तो t इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एस. एस कितना था? 1.5 सेंटीमीटर था. 10 रेज टू -2 दोगे तो मीटर में आ जाएगा. एंड मीटर इट इज 10 रेज टू -2 अपॉन a. a है 32 बाय 9 इंटू 10 रेज टू 15. चलो अच्छा है, एक काम करेंगे, ये 1.5 का भी पॉइंट हटा देंगे, 10 रेज टू -2 का -3 कर देंगे. गुड, बेटर फॉर अस, कैलकुलेशंस के लिए अच्छा है. क्योंकि 10 रेज टू कभी भी ऑड नंबर मत रखना कैलकुलेशन, अगर स्क्वायर रूट हो तो, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट लेना है. तो एक काम करो, 1 and 16 दिस 9 विल गो अप. 9 into 15 अपॉन 16 इंटू 10 रेज टू -3 और ये -15, तो कितना हो गया? -18. 9 का रूट 3 और ये रफली स्पीकिंग ये 1 है. 1 तो छोटा है वैसे, क्योंकि 15 by 16 is approximately it is 1. 16 by 16 राइट. तो 1 से छोटा है, तो आंसर भी आपका 3 से छोटा आएगा. तो 2 point something आएगा इंटू 10 रेज टू कितना आएगा? माइनस. देखो कहाँ पे है ऐसा आंसर, कहाँ दिख रहा है? 2.9 इंटू 10 रेज टू -9. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 असाइनमेंट. अगला क्वेश्चन है 26. ध्यान दो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है. 2 पॉइंट चार्जेस, एक है +10 रेज टू -7 कूलम, एक है -10 रेज टू -7 कूलम, आर प्लेस्ड एट A and B 20 सेंटीमीटर अपार्ट. तो दोनों में डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. सी पॉइंट का डिस्टेंस भी 20 सेंटीमीटर है फ्रॉम ए एंड बी. तो इसको सॉल्व करने के लिए यू कैन यूज 2 मेथड्स. एक, नंबर 1, ये डायपोल है, तो आप डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए. अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरा मेथड यूज करेंगे. दूसरा मेथड क्या है? सी पॉइंट पे पहले ए का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो. ए पे पॉजिटिव चार्ज है. व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज? अवे. तो सी पे देखोगे तो इट इज लाइक दिस, अवे. आप थोड़ा सा शॉर्टकट्स भी सीख लो आप, हर बार हमको कैलकुलेशंस नहीं करने. बी पे नेगेटिव चार्ज है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? टूवर्ड्स, मतलब यहाँ आएगा. और आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड 2 ही चीज़ पे डिपेंड करता है, एक है चार्ज और एक है डिस्टेंस. चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस सी का ए से और बी से भी सेम है, विच मीन्स मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी बोथ आर सेम. वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. फॉर द टाइम बिंग इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ 20. जस्ट अ मिनट. ओके, तो फॉर द टाइम बिंग इस डिस्टेंस को बोल दिया r, वो 20 है. एंड बाय द वे ये 20, वो साइड पे 20, ये साइड पे 20, दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल. इफ दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, दिस इज 60. इफ दिस इज 60, द रिमेनिंग हियर इज 120. इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स में एंगल हो गया 120 और दोनों वेक्टर्स सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो रिजल्टेंट विल बी अलोंग डायगोनल. सो दिस इज द रिजल्टेंट. आई कॉल दिस एज इलेक्ट्रिक फील्ड नेट. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करना है, अभी बाकी बुक्स में कंपोनेंट भी करके दिया आपको. यू कैन ऑल्सो डू बाय कंपोनेंट. क्या किया होगा पता है? ई ए का कंपोनेंट दिखाएंगे, ई बी का कंपोनेंट दिखाएंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड अप हो जाएंगे. वर्टिकल कंपोनेंट क्या होंगे? कैंसल, क्योंकि ई ए का वर्टिकल ऊपर जा रहा है, ई बी का नीचे आ रहा है. वैसा करना है वैसा भी कर सकते हो, बट दैट इज लेंथी वे ऑफ डूइंग थिंग्स, मत करो.
डायरेक्ट कर लो ना, तुमको पता है दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? व्हाट इज रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स? अंडर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2EA EB इंटू कॉस थीटा। वेरी गुड। और E और EB की वैल्यू सेम है, तो यू हैव अंडर रूट ऑफ E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर माइनस हाफ क्योंकि कॉस ऑफ 120 इज माइनस हाफ। कॉस ऑफ 120 ये -1/2 होता है, तो ये 2 और 2 गया, ये E स्क्वायर माइनस बन गया, ये E स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, तो बचा सिर्फ E स्क्वायर, तो सिर्फ E स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ना, वो आएगा अंडर रूट ऑफ E स्क्वायर विच इज इक्वल टू E। E का फॉर्मूला है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, डन। तो यू हैव E नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q by R स्क्वायर। ठीक, ये आ गया 9 × 10⁻⁹। आंसर इन टर्म्स ऑफ नंबर है ना, वेरी गुड। व्हाट इज चार्ज 10⁻⁻7 अपॉन डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। 20 × 10⁻⁻2 मतलब 22 × 10⁻⁻1 उसका स्क्वायर, तो 4 × 10⁻²। 4 9/4 होता है 2.25। ये 10⁻⁻7 नीचे आ गया -2 मतलब -5। 10⁻⁹ में से 10⁻⁻5 गया तो कितना आएगा? कितना आएगा? 10⁻⁴। तो 2 × 10⁻⁴, 2.2 × 10⁻⁴, ऑप्शन नंबर बी, खत्म। So let us go ahead to the next question. अच्छा लेवल का क्वेश्चन है and you can actually make it simple also. A rod lies along the x-axis with one end at the origin and other at x equal to infinity. मतलब ये infinite length का rod है. It carries a uniform charge lambda coulomb per meter, मतलब ये charge density है, ओके, coulomb per meter बोला हुआ है, वो तो charge density था वो। The electric field at point x equal to -a on the axis will be। सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन समझा है तो क्वेश्चन देख के ही आप इसमें से दो ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हो। क्यों? हमारे पास ये रॉड था विच इज ऑफ इन्फिनाइट लेंथ। ये रॉड स्टार्ट हुआ ओरिजिन से और एक्सटेंड हो रहा है अप टू इन्फिनिटी। आपको जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उसका लोकेशन है x इक्वल टू -a। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे वो पॉइंट होगा x इक्वल टू -a, मतलब इसका ओरिजिन से डिस्टेंस आएगा a। नंबर 1, मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन देख के आप दो ऑप्शन हटा सकते हो। ये इट कैरीज अ यूनिफॉर्म चार्ज लैम्बडा कूलम पर मीटर, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, बराबर, पॉजिटिव है ना। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज? अवे, मतलब यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन होगा अवे। अवे मतलब टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, विच इज अ यूनिट वेक्टर दैट यू यूज फॉर नेगेटिव एक्स एक्सिस, -i कैप। तो +i कैप वाले आंसर तो होंगे ही नहीं। मतलब ऐसा करके तुमने गलती करने के चांसेस को कम कर दिया, क्योंकि 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट आंसर 1/4, रॉन्ग वाज 3/4। दो ऑप्शन उड़ा दिए, नाउ यू हैव हाफ एंड हाफ चांसेस ऑफ गेटिंग इट करेक्ट। तो JEE में खासकर ये भी मैटर करता है, इफ यू कैन एलिमिनेट 2 ऑप्शंस। ओके, अब क्या करेंगे? नॉट व्हाट यू कैन डू इज पूरे रॉड को आप छोटे छोटे एलिमेंट्स में इमेजिन कर लो, उसमें से एक एलिमेंट तुम कहीं पे भी इमेजिन कर लो। लेट अस से ये एक एलिमेंट है जिस पे चार्ज है dq, इस एलिमेंट का लेंथ है dx और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से लेना है, ले सकते हो, लेकिन मैं सीधा इस पॉइंट से लेता हूँ, ये हो गया x। अगर आपको ये dq का डिस्टेंस ओरिजिन से लेना है तो वो भी ले सकते हो x, लेकिन मैं कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए इसको x बोल देता हूँ, तो ये हो जाएगा x - a। इफ रिक्वायर्ड तो यूज करेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला फॉर अ पॉइंट चार्ज? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। व्हाट इज चार्ज ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट? dq। व्हाट इज डिस्टेंस?
एक्स स्क्वायर। क्यों एक्स स्क्वायर? क्योंकि तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पे फाइंड करना है, तो पी पॉइंट का डिस्टेंस देखोगे तुम dx है, and that distance is x। बराबर हो गया। बट इफ यू रिमेंबर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी? चार्ज अपॉन लेंथ। व्हाट इज द चार्ज ऑन एलिमेंट? dq। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एलिमेंट? dx। तो व्हाट इज dq? लैम्डा dx। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा आपका E इक्वल टू 1/4 एक काम और करता हूँ, एलिमेंट स्मॉल है, उस पर चार्ज स्मॉल है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल है, तो मैं इसको सिर्फ DE से डिनोट कर देता हूँ। तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। करेक्ट। व्हाट विल बी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड? अभी ये जो रॉड है इसमें ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं और हर एक एलिमेंट क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे? पी पॉइंट पे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड करते वक्त क्या करोगे? इंटीग्रेट। कहाँ से? कहाँ से? जीरो से कहाँ तक? कि माइनस ए से इन्फिनिटी तक? माइनस ए से इन्फिनिटी तक नहीं आएगा। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज कहाँ पे है? माइनस ए पे है क्या चार्ज? कहाँ पे है? तो सॉल्यूशंस जो भी स्टैंडर्ड बुक या ऑनलाइन सोर्सेज आप देख रहे हो गलत दिया हुआ है। चार्ज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तो इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे? करके देखते हैं, नहीं तो फिर हम खुद को करेक्ट कर लेंगे। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंटीग्रेशन DE कहाँ से? जीरो से इन्फिनिटी। इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी 1/4 by epsilon 0 lambda dx by x square, lambda constant 4 pi epsilon 0 constant, integration from 0 to infinity dx by x square। what is integration of 1 by x square? -1 by x। तो याद आएगा आपका lambda अपॉन 4 pi epsilon 0 -1 by x from 0 to infinity। करेक्ट। अब मैंने बोला कि अगर गलत हुआ तो हम खुद को करेक्ट कर लेंगे। अभी क्यों गलत होगा तुम देखो, आंसर देखो। आंसर में क्या दिख रहा है तुमको? क्या दिख रहा है? ए। हमारे यहाँ पे ए आया ही नहीं, आया तो आंसर में ए कहाँ से आएगा? हाँ, कहाँ से इंटीग्रेट करेंगे? अब माइनस ए से इंटीग्रेट करेंगे। क्यों माइनस ए से करेंगे बता देता हूँ, वो भी कंफ्यूजन होता है, इसे समझ लो। दो टाइप के सॉल्यूशन आएंगे इसके। नंबर वन, व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि इंटीग्रेट करते वक्त तुम्हारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कौन है। अगर तुम्हारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन dq है, चार्ज है, चार्ज, तो कहाँ से इंटीग्रेट होगा? जीरो से इन्फिनिटी, क्योंकि चार्ज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है। अगर तुम वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर दिए, हमारे पास ये x कौन था? चार्ज था कि डिस्टेंस था? तो हमारे पास वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन dx कौन है? डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? कहाँ से? P पॉइंट, मतलब माइनस ए से कहाँ तक? इन्फिनिटी। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू इन मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन सोर्सेज यू विल फाइंड दिस इनकरेक्ट। तो पहले डिसाइड करो कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कौन सा रखना है। चार्ज रखोगे तो जीरो टू इन्फिनिटी, डिस्टेंस रखोगे तो माइनस ए टू इन्फिनिटी। देखते हैं अभी सॉल्व करके, अभी तो हो जाना चाहिए। बराबर, करेक्ट, राइट। तो माइनस ए लिखूँ कि प्लस ए लिखूँ? माइनस ए कि प्लस ए? अगर ये मैं नेगेटिव साइन को हटाता हूँ तो लिमिट्स क्या करेंगे? क्या करोगे लिमिट्स को? इंटरचेंज। तो ठीक है, 1 by x फ्रॉम इन्फिनिटी टू माइनस ए, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट। मैंने इसलिए पूछा माइनस ए लिखूँ कि प्लस ए लिखूँ, दैट इज व्हाई आई वाज आस्किंग यू। 4 by epsilon 0 क्या लिखूँ? क्विक, अपर लिमिट माइनस, तो अपर लिमिट माइनस ए माइनस लोअर लिमिट इन्फिनिटी, व्हाट इज 1 by इन्फिनिटी? 0। तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस 1 by ए। करेक्ट। अभी यहाँ पे भी कंफ्यूजन क्यों होता है? ये माइनस ए अगर तुम लिख रहे हो तो आई कैप में लिखते हो वापस माइनस मत करना,
because this negative is only because the point is on the left of the origin. Important, यहाँ ध्यान दो, सो मत, जागो जागो। कंफ्यूजन कहाँ कहाँ हो सकता है सब समझ लो। तो पहला कंफ्यूजन था कि आर यू इंटीग्रेटिंग ऑन चार्ज, इफ यस तो कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन, 0 to इन्फिनिटी। अगर आप डिस्टेंस पे इंटीग्रेट करो तो कहाँ से कहाँ, -a to इन्फिनिटी, करेक्ट है। अगर आप -a लिख रहे हो तो डायरेक्शन देते वक्त वापस से माइनस मत करना, क्योंकि अगर तुम वापस दे दो ना डायरेक्शन -i तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब आपने यहाँ पे -a ऑलरेडी लिखा है लिमिट्स में, तो डू नॉट राइट -i, जस्ट राइट डाउन i, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि जो लाइन चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही आएगा, या तो -x एक्सिस या तो फिर +x एक्सिस। तो डायरेक्शन वाइज अगर देखोगे आप, तो यहाँ पे आप डायरेक्शन के साथ लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई a with a -i cap if with direction। क्लियर, पक्का, श्योर, 100%? एनी डाउट्स? वापस रिपीट करूँ, पक्का। तो ये -a लिखा है, इसके लिए सिर्फ i कैप लिखना है हमको। अगर आप डिस्टेंस को गलती से भी यहाँ a लिखते, बिकॉज डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, तो अगर आप डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है ये सोच के लिमिट में a लिख दिए, तो उस केस में आपको i कैप के साथ माइनस लिखना पड़ेगा। सो दैट्स इट, दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आंसर आएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो यहाँ ध्यान दो सब, क्विक सबका ध्यान यहाँ पे। एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास दिया अल्फा पार्टिकल का, आपको चार्ज दिया है अल्फा पार्टिकल का, इट इज सिचुएटेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ, मतलब 2 × 10⁻² मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा ऐसा पूछा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक अल्फा पार्टिकल है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, वो 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻² मीटर मतलब 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद उसका स्पीड कितना होगा ऐसा क्वेश्चन है। मतलब क्या पूछा है आपको, फाइनल वेलोसिटी क्या पूछा है। तो v के लिए कितने इक्वेशन है आपके पास, 2 ही है। कौन से 2 है, v² = u² + 2as एंड v = u + at। तो at t तो पता है हमको है नहीं, टाइम पता है कहीं पे नहीं, तो कौन सा यूज करेंगे हम लोग, v² = u² + 2as। u की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो v² = 2as, तो v = √2as। सही है। व्हाट इज a फॉर अ चार्ज पार्टिकल, हम कब से सॉल्व कर रहे हैं, हाँ जल्दी बोलो, QE/m। वेरी गुड, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। से अभी कैलकुलेशन करना है, चार्ज आपको दिया हुआ है 3.2 × 10⁻19 दिया हुआ ना इतना चार्ज, और नहीं भी दिया तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज पता होना चाहिए। अल्फा पार्टिकल, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम में क्या क्या होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का चार्ज होता है E, तो 2 का हो गया 2E, और न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, तो 2E की वैल्यू आती है 3.2 × 10⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.6 × 10⁻, हाउ मच, 5। गुड। डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 2 × 10⁻², तो डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻² मीटर अपॉन मास। व्हाट इज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, 6.4 × 10⁻27। सिंपल क्वेश्चन है, 3.2 × 2 is 6.4, और ये हो गया कैंसर। देन 10⁻19 and -2 -21 और +5 -16 और नीचे -27 है, तो कितना हो गया, कितना हो गया 11। ऊपर था 10⁻16, नीचे था 10⁻11 मतलब 27, तो -11 ऊपर जाके प्लस हो गया, तो कितना आएगा 1.6 × 2 मतलब 3.2 इंटू हाउ मच 10⁻11। ये पॉइंट हटा दो तो क्या हो गया 32 × 10⁻10। अभी 32 का रूट आपको सबको पता होना चाहिए, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 5,
25, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 6? 36, मतलब 5 और 6 के बीच में। व्हाट इज 5.5 का स्क्वायर? 5.5 का स्क्वायर 30.25 होता है। तो 5.5 से थोड़ा सा आंसर ऊपर, अच्छा रूट में दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज इन रूट तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। राइट दिस डाउन एज 16 इंटू 2 इंटू 10 रेज टू 10। 16 का रूट इज 4, 4 रूट 2 इंटू 10 रेज टू 5 मीटर पर सेकेंड। आंसर नंबर डी। खत्म हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो अगला क्वेश्चन है, दिस इज फॉर द टाइम बीइंग, आज के लिए आपके लिए असाइनमेंट है, पहले ट्राई करो, ट्राई इट आउट, देन विल डिस्कस दिस इन अपकमिंग लेक्चर्स, क्योंकि क्वेश्चन समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा आपको, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो तुम पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the distance between charges 5 into 10 raised to minus 11 coulomb and minus 2.7 into 10 raised to minus 11 coulomb is 0.2 मीटर। दो चार्ज दिए, एंड अगेन वाइल रीडिंग क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव नहीं है, दोनों नेगेटिव भी नहीं है, तो ये ध्यान रखना एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन सेम वैल्यू नहीं है तो डाइपोल तो नहीं है, बट वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव। द डिस्टेंस एट विच अ थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस्ड in order that it will not experience any force along the line joining the two charges। तो ऐसा है, हमारे पास दो चार्जेस हैं, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है आपको, तो यू शुड रिमेंबर। हमारे पास एक चार्ज है यहाँ पे, सम चार्ज विच इज पॉजिटिव, अदर चार्ज विच इज नेगेटिव। यहाँ पे ये चार्ज है आपका, लेट अस से Q1 विच इज पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज है Q2 विच इज नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। तीसरा चार्ज हमको कौन सी जगह पे रखना चाहिए, एट व्हाट डिस्टेंस, सो दैट इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। मैंने आपको ये बताया था कि जहाँ पे तीसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, उसका मतलब ये भी होता है कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी जीरो है। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से सुन लो, बिकॉज इट विल रिड्यूस वन स्टेप। If I want to keep third charge somewhere, कहीं तो रखना है, अभी कहाँ रखना बताता हूँ मैं, लेकिन उस थर्ड चार्ज पे अगर फोर्स जीरो हो रहा है, मतलब जिस पॉइंट पे तुमने वो चार्ज रखा है वहाँ पे फील्ड भी जीरो हो रहा है। अब मैंने ये जो चार्ज है इसको टू द राइट क्यों दिखाया, उसका भी एक रीज़न था। कैन यू गेस व्हाई? ओके, वेरी गुड। तो अगर ये जो तीसरा चार्ज है, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो Q1 विच इज़ पॉजिटिव, ये इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा मतलब डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी टू द राइट, और नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो कैंसिलेशन होने के लिए सबसे फर्स्ट थिंग इज दैट टू फोर्सेस शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन, बराबर। बट रिमेंबर, ये जो चार्ज Q1 था इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इसका फोर्स ज़्यादा हो सकता है। तो अगेन एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसे सुन लो अच्छे से। यू नो फोर्स किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे। तो चार्ज ज़्यादा मतलब फोर्स भी ज़्यादा, करेक्ट। लेकिन फोर्स तो जीरो होना चाहिए, तो फोर्स जीरो होने के लिए जितना फोर्स Q1 ने लगाया उतना ही कौन लगाएगा, Q2। लेकिन Q1 चार्ज ज़्यादा है तो मैं डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ, डिस्टेंस और फोर्स का रिलेशन क्या था, इनवर्स। तो डिस्टेंस क्यों बढ़ाया, क्योंकि फोर्स कम करना पड़ेगा। इस पर चार्ज ज़्यादा है, फोर्स ज़्यादा लग रहा था तो डिस्टेंस बढ़ा दिया, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर? अब इस डिस्टेंस को तुमको x बोलना है x बोल लो, अप टू यू। इसको x बोलना है तो इसको भी x बोल सकते हो, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। तो सिंस चार्ज Q2 was लेस इन मैग्नीट्यूड, तो इसके लिए जो पॉइंट P है इट हैज़ टू बी नियर टू Q2। इस डिस्टेंस को अगर मैं ये डिस्टेंस को r मान लेता हूँ, तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, x माइनस, बराबर। यहाँ तक क्लियर है क्या?
यू हैव टू थिंक लॉजिकली। अगर मेरे पास दो चार्ज है, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, दे आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो सबसे पहले तीसरा चार्ज तुम इन दोनों के बीच में रख ही नहीं सकते, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में रख दिया तो फोर्स विल नेवर बिकम जीरो। चार्ज Q1 पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा था तो डिस्टेंस भी ज़्यादा रखना पड़ेगा फोर्स कम करने के लिए, और जो सेकेंड चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड कम है तो फोर्स कम है, तो फोर्स की वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करोगे, डिस्टेंस कम कर दोगे। तो दैट इज वाई यू हैव टू कीप इट देयर, यू कैन नॉट कीप इट इन बिटवीन, यू कैन नॉट कीप इट टू द लेफ्ट। तो दिस इज वन कंडीशन, यही पता होना चाहिए आपको सबसे पहले, दिस इज व्हाट यू शुड नो। आर दैट क्लियर? एंड देन आई कैन से दिस इज चार्ज Q3। तो फोर्स एट Q3 ड्यू टू Q2 एंड ड्यू टू Q1 शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो तुम ऐसा लिख सकते हो, फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू 1 एंड फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। व्हाट इज फोर्स? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज कौन सा है, Q3, 1 लिखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, 3 1, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, ओके। मैं थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ, आप अभी भी कनेक्ट नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट होना चाहिए ये। व्हाट इज फोर्स का फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, सही है। फोर्स बिटवीन 3 and 1 क्या लिखोगे, Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन 1 and 3, x, तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है, x माइनस आर का स्क्वायर। इसी को मैं आपको अलग तरीके से लिख के बता रहा था, मैं Q3 को बाहर रख रहा था, मैंने Q3 को बाहर रखा तो अंदर कौन बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बाय, लेकिन व्हाट इज दैट टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं वही तो लिख रहा था, मैं आपको वही बता रहा था, इट इज Q3E1। तो यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड टू क्रिएट सम शॉर्टकट्स, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। व्हाट अबाउट दिस, इसमें भी Q3 बाहर रख देता हूँ, क्या आएगा अंदर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बाय डिस्टेंस कितना है, x माइनस आर का स्क्वायर। वेरी गुड। तो Q3 तो बाहर आ गया, अंदर ब्रैकेट में कौन है, E2 है, तो यह आ जाएगा Q3E2, कौन कैंसिल हो गया। तो मैं तो वही बोल रहा हूँ आपको, जिस पॉइंट पे 4 0 है, मतलब उस पॉइंट पे दोनों चार्जेस का, इन दो चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो यहीं से स्टार्ट कर लेते। तो अगली बार से क्या करोगे, सीधा बोलोगे जिस पॉइंट पे 4 0 है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अब यहाँ से स्टार्ट करने का और एक एडवांटेज होता है, यू नो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बाय x स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बाय x माइनस आर स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज Q1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज Q1, 5 into 10 raised to how much, -11, करेक्ट, x स्क्वायर। देख लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। व्हाट इज चार्ज Q2, वैल्यू क्या है, माइनस नहीं लिखना है, मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, 2.7 into 10 raised to -11 x माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, आर की वैल्यू मैं बाद में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, कैंसल एंड कैंसल। क्लियर यहाँ तक? अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो यू हैव x माइनस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2.7 by 5, 2.7 by 5, टेक स्क्वायर रूट। तो x माइनस आर बाई एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2.7 by 5, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। तो x माइनस आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसको तुमको 27/50 लिखना है तो गो अहेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 27/50 इंटू एक्स, अप्रोक्सीमेशन करना है, यू कैन डू। व्हाट इज रूट ऑफ 27, 9 into 3, 3√3, तो ये कितना आ गया, 3√3, रूट ऑफ 50, रूट ऑफ 49, दैट इज 7x। अभी सॉल्व कर लो इसको। तो 7x माइनस 7r इक्वल टू 3√3x,
3√3x में इसको भी अप्रोक्सीमेट करने वाला हूँ बिकॉज आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज x. तो -3√3x इक्वल टू 7r. व्हाट इज √3 वैल्यू? 1.732. 1.732 को 1.7 मान लो, इंटू 3 कर लो, 5.1. कितना? 5.1. 5.1 को 5 मान लो, 7x minus 5x 2x इक्वल टू 7r. व्हाट वाज r? डिस्टेंस बिटवीन q1 and q2 तो दिया हुआ है ना, कितना है? 0.2. तो x इक्वल टू 7r बाई 2, मतलब 7 इंटू 0.2 बाई कितना आ गया? 0.7. तो x आ गया 0.7 Q1 से. तो पहले चेक कर लो 0.7 के आसपास आंसर है क्या? है 0.65, करेक्ट. और बट यू ऑल्सो हैव टू कैलकुलेट दिस. तो 0.7 में से कितना गया? r कितना था? 0.2, तो 0.5 उसके आसपास भी आंसर है. अब ऐसे केस में आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा इस अंडर रूट का, क्योंकि यू हैव 2 आंसर्स. और उन्होंने पूछा नहीं क्वेश्चन में कौन से चार्ज से, बोला है कहीं पे? कहीं बोला है द डिस्टेंस एट विच अ थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस्ड इन ऑर्डर इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस. कहाँ से डिस्टेंस पूछा आपसे? नहीं. तो ऐसे केस में यू हैव टू डू एग्जैक्ट कैलकुलेशन. तो Q1 से अगर आप कर रहे हो तो हमको मिल रहा है रफली 0.65. Q2 से कर रहे हो तो मिल रहा है रफली 0.5 अप्रोक्सीमेटली. तो अब आंसर की में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी. मतलब उन्होंने कहाँ से पूछा होगा? हाँ, फ्रॉम Q2. तो एक काम करता हूँ, द डिस्टेंस फ्रॉम विच, है ना. तो डिस्टेंस फ्रॉम विच चार्ज, तो फ्रॉम Q2 बोल देते हैं, फ्रॉम सेकेंड चार्ज. So the distance from Q2, that is second charge, at which a third charge should be placed in order that it will not experience any force along the line joining the 2 charges is option number C. So this is something that you should know. अभी अगली बार से ऐसा क्वेश्चन आया, I want to see directly this step. Electric fields are getting cancelled at that point.